गोल्डन स्पॉट इमरान सीरीज मुसन्निफ मसर कलीम एमए। सुर्ख रंग की जदीद मॉडल की कार यूरोपीय मुल्क पोलैंड के दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। उस सड़क पर कारों का इस कदर रश था कि यूं लगता था कि जैसी पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों में बनने वाली कारें इस सड़क पर इकट्ठी हो गई हों। लेकिन ट्रैफिक का निजाम ऐसा था कि कारों का यह सेल रवा मुसलसल हरकत में था और किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा न होती थी। सुर्ख कार की ड्राइविंग सीट पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का नौजवान बैठा हुआ था, जिसके जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े का लिबास था। टाई फुलदार और इंतहाई शौक रंग की थी। आंखों पर धूप का कीमती फ्रेम था और वो अपने अंदाज से कोई फिल्मी हीरो लग रहा था। साइड सीट पर एक नौजवान और खूबसूरत यूरोपीय लड़की बैठी हुई थी, जिसके जिस्म पर शौक रंग का स्कर्ट था। उसके बाल भी इंतहाई जदीद फैशन के अंदाज में तराशे हुए थे। ये आखिर तुम्हें बैठे बैठे सेवंथ होटल जाने की क्या सूझी है पाइजो? ये होटल तो इस काबिल नहीं है कि तुम वहां जा सको, लड़की ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा, जिसका नाम पाइजो था। कार्डिक ऐसे ही होटलों में रहना पसंद करता है हेलन। याद है 2 साल पहले भी उससे मुलाकात बार्नो होटल में हुई थी, जो सेवन से भी घटिया होटल है। पाइजो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम उसे किसी अच्छे से होटल में बुला लेते। क्या ये जरूरी है कि उससे वहीं जाकर मुलाकात की जाए? हेलन ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले जरूरी ना था, लेकिन अब जरूरी हो गया है, इसलिए कि अब कार्डिक बॉस बन चुका है और बॉस से मिलने उसके पास जाना पड़ता है। पाइजो ने जवाब दिया तो हेलन बेख्तियार उछल पड़ी। कार्डिक बॉस बन चुका है? तुम्हारा बॉस? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। हेलन ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा, तफसील तो नहीं बता सकता, अलबत्ता सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कार्डिक जिस बैनुल अक़वामी तंजीम से अटैच था, उस तंजीम ने हमारी तंजीम रेड लाइन को खरीद लिया है और इस तरह पूरी रेड लाइन इस तंजीम में शामिल हो चुकी है। और मुझे इस बैनुल अक़वामी तंजीम क्रैकॉन ने जिस सेक्शन के साथ अटैच किया है, उसका बॉस कार्डिक है। इस तरह कार्डिक अब मेरा और तुम्हारा दोनों का बॉस है। पाइजो ने तफसील बताते हुए कहा, ओ तो ये बात है, इसीलिए तुम तवील अरसे से फारिग थे और कोई काम नहीं कर रहे थे। हेलन ने कहा, हाँ, इस तवील अरसे में बातचीत तय हो रही थी, जो अब तय हो गई है, और कार्डिक सेक्शन का इंतखाब मैंने खुद किया है, क्योंकि बहरहाल किसी अजनबी की मातहती में काम करने से कार्डिक की मातहती में काम करना ज्यादा बेहतर है। और फिर कार्डिक बहरहाल मेरा उस्ताद भी रहा है और मुझे उसकी बेपनाह सलाहियतों का भी एतराफ है। पाइजो ने जवाब दिया, हाँ, ये तो दुरुस्त है, कार्डिक के कारनामे तो मैंने भी सुने हैं, लेकिन कार्डिक का सेक्शन किन मामलात पर काम करता है? हेलन ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, क्रैकॉन वैसे तो बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया का हर धंधा करती है, लेकिन दरअसल ये सारे काम फंड के हुसूल के लिए किए जाते हैं, क्योंकि क्रैकॉन को यहूदियों और खुसूसी तौर पर इसराइल की दरपर्दा सरपरस्ती हासिल है। और ये यहूदियों का एक ग्रुप दुनिया के किसी नामालूम जजीरे पर एक ऐसा साइंसी हेडक्वार्टर तैयार करने में मसरूफ है, जिसकी तकमील के बाद पूरी दुनिया को इस हेडक्वार्टर से आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज है और उसके जरिए पूरी दुनिया के असले को, पूरी दुनिया की मवासिलात को और पूरी दुनिया की बाहरी और हवाई ट्रांसपोर्ट को जाम किया जा सकता है। इस जजीरे की हिफाजत कार्डिक सेक्शन करता है। इस तरह यह सेक्शन क्रैकॉन का मेन सेक्शन है। पाइजो ने तफसील बताते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? क्या ऐसी मशीनरी ईजाद कर ली गई है? हेलन ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा, हाँ, लेकिन असल मसला इस मशीनरी का नहीं बल्कि इस हेडक्वार्टर का है, क्योंकि जैसे इसका महदूद पैमाने पर तजुर्बा किया गया, पूरी दुनिया के सुपर एजेंट इसको तबाह करने के लिए निकल पड़ेंगे। इसलिए असल मसला इसकी हिफाजत है। यही वजह है कि इस हेडक्वार्टर को हर लिहाज से नाकाबिल तस्कीर बनाया जा रहा है। पाइजो ने जवाब देते हुए कहा, क्या ये काम कार्डिक सेक्शन कर रहा है? फिर तो इस सेक्शन में सारे साइंसदान होंगे, हमारा तुम्हारा वहाँ क्या काम होगा? हेलन ने पूछा, असल काम तो साइंसदान कर रहे हैं, कार्डिक सेक्शन तो उस वक्त तक इसकी हिफाजत करेगा जब तक यह हेडक्वार्टर, जिसे गोल्डन स्पॉट का नाम दिया गया है, मुकम्मल नहीं हो जाता। जब यह मुकम्मल हो जाएगा तो फिर यह अपनी हिफाजत खुद करेगा, फिर इसकी हिफाजत की जरूरत नहीं रहेगी। पाइजो ने जवाब दिया, लेकिन कार्डिक सेक्शन इसकी किससे हिफाजत कर रहा है? हेलन ने कहा, फिलहाल तो किसी से नहीं, बल्कि इम्कानी तौर पर हिफाजत की जा रही है, लेकिन अगर कोई मुखालिफ ग्रुप सामने आ भी गया तब भी इसकी तकमील तक तो बहरहाल उसकी हिफाजत करनी ही पड़ेगी। पाइजो ने कहा, इसका मतलब है हमें भी अब वहां जाना होगा। हेलन ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो, ये तो कार्डिक से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उसने क्यों कॉल किया है। पाइजो ने जवाब दिया और हेलन ने इस बात में सर हिला दिया। हेलन पाइजो की बीवी थी और वो दोनों ही एक तंजीम में बतौर एजेंट काम करते थे और दोनों की कारकर्दगी को तंजीम में बेहद सराहा जाता था। वो दोनों पहले पोलैंड की एक सरकारी एजेंसी से मुताल्लिक थे, फिर ये एजेंसी अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुआहदे की वजह से खत्म कर दी गई
तो उन दोनों ने बजाय किसी दूसरी सरकारी एजेंसी में जाने के प्राइवेट तंजीम रेड लाइन ज्वाइन कर ली थी। और अब जबकि रेड लाइन क्राकोन में खत्म कर दी गई थी, अब वो क्राकोन के एजेंट बन चुके थे। थोड़ी देर बाद पाइजो ने कार एक साइड पर मोड़ी और थोड़ी देर बाद कार साइड रोड के किनारे पर बने हुए एक 2 मंजिला होटल के कंपाउंड गेट में दाखिल हो रही थी। ये 7th होटल कहलाता था, लेकिन यहाँ शुरफा की बजाय जराइम पेशा अपराध की कसरत थी। यही वजह थी कि आला तबका इस होटल का रुख न करता था। होटल की पार्किंग में कार रोककर वो दोनों नीचे उतरे और फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 18 के सामने मौजूद थे। कमरे का दरवाजा बंद था। साइड पर नेम प्लेट मौजूद थी जिस पर कार्डिक का नाम मौजूद था। पाइजो ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। यस, कम इन। अंदर से एक भारी और कड़क सी आवाज सुनाई दी और पाइजो ने दरवाजे को दबाकर खोला और फिर अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे हेलन भी अंदर दाखिल हुई। ये खासा बड़ा कमरा था जिसे अच्छे अंदाज में सजाया गया था। सामने मेज के पीछे कुर्सी पर एक भारी जिस्म का उद्धड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब का जाम था और मेज पर शराब की बोतल मौजूद थी। ये कार्डिक था जिसे इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट समझा जाता था। उसका चेहरा भारी था और आंखें मोटी मोटी सी नजर आ रही थी, लेकिन उसके हथौड़े जैसी टोड़ी उसके चेहरे पर नुमाया थी जिससे उसकी इंतहाई बेरहमी और सफाकी का अंदाजा होता था। ओ तो लकी जोड़ा आ रहा है, खुश आमदीद, कार्डिक ने हंसते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। शराब का जाम उसने मेज पर रख दिया था। तुम भी जोड़ा बना लो कार्डिक, तुम्हें किसने मना किया है? पाइजो ने हंसते हुए कहा। मेरा जोड़ा तो मौत से बन चुका है और सुना है मौत बेहद बदसूरत होती है, कार्डिक ने हंसते हुए जवाब दिया और पाइजो और हेलन भी बेख्तियार हंस पड़े। फिर मुसाफे और रस्मी फिक्रों के बाद वो मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। कार्डिक ने उठकर एक साइड पर मौजूद रैक में से 2 जाम और एक बोतल निकाली और फिर इस नई बोतल में से उसने दोनों जाम भरे और उन दोनों के सामने रख दिए। उसके बाद उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर अलमारी में से एक सिगरेट केस उठाकर उसे खोला और फिर अपने सामने मेज पर रख लिया। अब ये कमरा हर लिहाज से महफूज हो चुका है, कार्डिक ने मुस्कुराते हुए कहा और पाइजो और हेलन दोनों ने इस्बात में सर हिला दिए और शराब की चुस्कियां लेनी शुरू कर दी। पाइजो, क्या तुमने हेलन को बता दिया है कि अब तुम क्राकोन में शामिल हो चुके हो और क्राकोन के भी रेड वुल्फ सेक्शन में? कार्डिक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं इसे रेड वुल्फ की बजाय कार्डिक सेक्शन कहता हूँ क्योंकि बहरहाल मतलब एक ही है, पाइजो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कार्डिक बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। शुक्रिया, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुमसे रस्मी मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि ये मुलाकात तो हम दोनों के दरमियान में दोस्तों की तरह होगी, लेकिन उसके बाद हम दोस्तों की तरह नहीं मिलेंगे, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बॉस और नंबर 2 का रिश्ता होगा और मैं इन मामलात में इंतहाई सख्त हूँ, कार्डिक ने यकलक संजीदा लहजे में कहा। मुझे मालूम है, वैसे भी चूंकि तुम मेरे उस्ताद हो इसलिए मैं तो तुम्हें बॉस ही समझता हूँ और मुझे इस पर फख्र भी है और हेलन के भी यही जज्बात है, पाइजो ने जवाब दिया। ये तुम्हारी आला ज़र्फी है, वरना तुम दोनों में वाकई बेपनाह सलाहियतें हैं और शायद मैं ही इस दुनिया में तुम्हारी इन सलाहियतों से वाकिफ हूँ। इसलिए मुझे रेड वुल्फ सेक्शन में तुम्हारी शमूलियत पर बेहद खुशी हुई है। तुम दोनों की शमूलियत से मेरे सेक्शन की कारकर्दगी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, कार्डिक ने कहा। तो पाइजो और हेलन दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया। मैं यहाँ खुसूसी तौर पर इसलिए आया हूँ और तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम दोनों को एक इंतहाई अहम मिशन सौंपना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इस मिशन में कामयाब रहोगे, कार्डिक ने कहा। तो पाइजो और हेलन दोनों के चेहरों पर यकलक संजीदगी तारी हो गई। हम तुम्हारे एतमाद पर पूरा उतरेंगे बॉस, पाइजो ने कहा। गुड, तुमने लफ्ज कोशिश नहीं कहा और यही बात मुझे पसंद है क्योंकि मुझे लफ्ज कोशिश से सख्त नफरत है। बहरहाल मिशन ये है कि दुनिया में एक ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीम की मौजूदगी का हेडक्वार्टर को इल्म हुआ है जिसका नाम ब्लैक थंडर है। ये बहुत बड़ी और इंतहाई बावसाइल तंजीम है और उसके सेक्शन हेडक्वार्टर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये तंजीम पूरी दुनिया पर कब्जा करने के मिशन पर इंतहाई खामोशी से काम कर रही है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर और इसके डायरेक्टरों के बारे में किसी को इल्म नहीं है, हत्ता कि इसके सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में भी किसी को इल्म नहीं है। इस लिहाज से ये तंजीम क्रैकऑन की टक्कर की तंजीम है और चूंकि दोनों का मकसद एक ही है इसलिए लामहला दोनों के दरमियान टकराव नागुज़ीर है और दोनों में से एक को बहरहाल तबाह होना है। लेकिन या तो अभी तक ब्लैक थंडर को हमारे असल मिशन का इल्म नहीं है और वो भी कराकोन को एक आम मुजरिम तंजीम समझती है, इसलिए उसने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, या फिर दूसरी सूरत ये भी है कि वो इस इंतजार में है कि जब हम मशीनरी का तजुर्बा करें तो फिर वो हमारा हेडक्वार्टर तबाह करके वहां से ये मशीनरी निकाल कर ले जाए। इनमें से अगर पहली सूरत है तो इसका नतीजा तो वक्त आने पर ही मालूम होगा, अलबत्ता दूसरी सूरत हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है
लेकिन असल मसला ये है कि इस तंजीम के हेडक्वार्टर और सेक्शन हेडक्वार्टरों का इल्म नहीं है जो हमने मालूम करना है। और बहुत तगवदू के बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि ये तंजीम ब्लैक थंडर एक एशियाई फ्रीलांसर सीक्रेट एजेंट से दबती है और उसने उसे अपनी सेफ लिस्ट में शामिल किया हुआ है और अपनी तंजीम के सुपर एजेंटों और सेक्शन हेडक्वार्टरों को सख्ती से मना कर रखा है कि इस एशियाई फ्रीलांसर सीक्रेट एजेंट को ना हलाक किया जाए और ना उसका मुकाबला किया जाए। बज़ाहिर तो यही बताया जाता है कि वो उसकी सलाहियतों की मौतरफ है और चाहती है कि जब वो दुनिया पर कब्जा करे तो इस एशियाई को अपना एजेंट बना ले, लेकिन हेडक्वार्टर का ख्याल है कि इस फ्रीलांसर एजेंट को यकीनन इस ब्लैक थंडर तंजीम के हेडक्वार्टर का इल्म होगा, इसलिए वो उसे नहीं छेड़ना चाहते। चुनांचे ये फैसला किया गया है कि इस एशियाई एजेंट से ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल की जाए और फिर उस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया जाए। इस फैसले के बाद उस एशियाई एजेंट के बारे में हमारे हेडक्वार्टर ने तफसीलात जमा करना शुरू की तो इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात हुए कि यह एजेंट इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है। हत्ता के सुपर पावर्स जिनमें इसराइल भी शामिल है उसका मुकाबला नहीं कर सकती और आज तक इस शख्स के खिलाफ कोई भी कामयाब नहीं हो सका। हालांकि बज़ाहिर ये एक आम सा नौजवान है जो मज़ाहिया बातें और मस्करी हरकतें करता है और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के एक आम से फ्लैट में अपने बावर्ची के साथ रहता है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपने किसी भी मिशन के लिए इसे बाकायदा हायर करती है। इस तरह वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। चुनांचे इस बारे में बहुत सोच विचार के बाद हेडक्वार्टर ने मेरे सेक्शन का इंतखाब किया है और ये केस मुझे भिजवा दिया है, लेकिन इसके साथ ये शर्त आयद कर दी गई है कि इस मिशन पर कोई ऐसा आदमी काम नहीं करेगा जो हेडक्वार्टर की हिफाजत में शामिल हो और हेडक्वार्टर के बारे में जानता हो, ताकि ये पाकिस्तानी एजेंट उसके जरिए क्रैकॉन के हेडक्वार्टर और उसके असल मकसद को न जान ले, क्योंकि इसराइली हुक्काम ने वाज़ेह तौर पर हेडक्वार्टर को बताया है कि अगर उस एजेंट को क्रैकॉन के हेडक्वार्टर और उसके मिशन का इल्म हो गया तो फिर लामहला वह हेडक्वार्टर को तबाह करने पर तुल जाएगा और ये खतरा बहरहाल मोल नहीं लिया जा सकता। इस तरह मैं खुद इस मिशन पर काम नहीं कर सकता। चुनांचे मैंने बहुत सोच समझकर तुम दोनों का इंतखाब किया है, क्योंकि तुम में ऐसी सलाहियतें भी हैं कि तुम उसका मुकाबला भी कर सकते हो और तुम दोनों को हमारे हेडक्वार्टर के बारे में भी कुछ इल्म नहीं है। कार्डिक ने तफसील बताते हुए कहा, उस एजेंट का खात्मा करना है या उससे सिर्फ मालूमात हासिल करनी है। पाइजो ने हैरत भरे लहजे में कहा, असल मिशन तो उसे ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर के बारे में मालूम करना है, लेकिन जाहिर है वो इतनी आसानी से तो नहीं बताएगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम उसे अगवा करके बहरीन के एक जजीरे गार्चियो पर ले आओ। वहां मैं अपने खास आदमियों के साथ मौजूद रहूंगा। वहां हम उसे सब कुछ मालूम करके उसका खात्मा कर देंगे। इस काम के लिए एक खुसूसी आबदोस पाकिस्तान दारुल हुकूमत के साहिल पर हर वक्त मौजूद रहेगी। तुम्हारा काम सिर्फ उसे उस आबदोस तक पहुंचाना होगा, उसके बाद तुम वापस यहाँ आ जाओगे, तुम्हारा मिशन खत्म। कार्डिक ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि हम सिर्फ उसे अगवा करके आबदोस तक पहुंचा दे और बस, लेकिन ये काम तो तुम उस मुल्क के किसी भी तंजीम को रकम देकर भी करवा सकते हो। पाइजो ने कहा, जिस काम को तुम इस कदर आसान समझ रहे हो ये बेहद मुश्किल है। कहा जाता है कि ये आदमी 1000 आंखें रखता है। वहां की तंजीमों और उनके आदमियों से यकीनन ये वाकिफ होगा, इस तरह दुनिया के मारूफ एजेंटों से भी वाकिफ होगा, लेकिन तुमसे ये वाकिफ ना होगा, इसलिए तुम आसानी से इसे कवर कर सकते हो। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वहां मेरे ग्रुप की एक खुसूसी टीम पहुंच चुकी होगी जो पहले से वहां इंतजाम करेगी। सिर्फ तुमने उसे बेहोश करना है, उसके बाद बाकी काम भी मेरे आदमी कर लेंगे। कार्डिक ने कहा, यह तो इंतहाई आसान तरीन मिशन है कार्डिक, मेरा ख्याल है कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। हेलन ने पहली बार बोलते हुए कहा, मजाक नहीं कर रहा हेलन, जो कुछ इस आदमी के बारे में मुझे बताया गया है उसके बाद मैंने ये फैसला किया है, मैं इस मामले में मामूली सा रिस्क भी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तुम भी इसे आसान मिशन समझकर वहां न जाना। जो कुछ भी करो इंतहाई सोच समझकर करो, क्योंकि नाकामी की सूरत में तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। वो ऐसा ही आदमी है, कार्डिक ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और पाइजो और हेलन दोनों ने बेख्तियार अजबात में सर हिला दिए। ठीक है, तुम्हारी संजीदगी बता रही है कि वाकई ये इंतहाई संजीदा मिशन है और हम इसमें कामयाब रहेंगे। इसके बारे में मजीद तफसीलात, पाइजो ने कहा, यह फाइल है, इसमें उसके बारे में तफसीलात भी मौजूद हैं, उसका रिहायशी पता भी दर्ज है और मेरे ग्रुप के बारे में भी तफसीलात मौजूद है कि तुम उसके इंचार्ज मातरी से कहाँ और किस तरह रब्ता कर सकते हो और क्या कोड इस्तेमाल होंगे और किस तरह वो तुम्हारा काम करेगा। कार्डिक ने एक तयशुदा फाइल कोड की अंदरूनी जेब से निकालकर पाइजो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है तो अब हमें इजाजत। पाइजो ने कहा। कार्डिक ने इस बात में सर हिला दिया और उन दोनों के उठते ही वो उठ खड़ा हुआ। विश यू गुड लक, कार्डिक ने कहा
और उन दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे मुसाफा करके वो पलटे और दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गए। उन दोनों के जहनों में यही बात थी कि मिशन दरअसल मिशन नहीं है, बल्कि सिर्फ उनको चेक करने के लिए ये मिशन दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस मिशन को हर हालत में कामयाब बनाएंगे। इमरान ने कार होटल शेल्टन की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक की और फिर इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। अभी उसने चंद कदम ही उठाए होंगे कि एक कार इंतहाई तेज रफ्तारी का मुजाहरा करती हुई कंपाउंड गेट से मुड़कर कमान से निकले हुए तीर की तरह पार्किंग की तरफ बढ़ी, लेकिन उसका रुख सीधा इमरान की तरफ ही था। एक लम्हे के हजारवें हिस्से में इमरान के जहन ने खतरे का एहसास किया और उसके साथ ही उसका जिस्म गेंद की तरह उड़ता हुआ साइड की दीवार के साथ टकराया और कार उससे सिर्फ चंद इंच के फासले से गुजरकर पार्किंग में जाकर एक झटके से रुक गई। इधर उधर मौजूद लोग सकते के आलम में खड़े थे, जबकि इमरान दीवार से टकराकर खलाबाजी खाकर अब सीधा खड़ा था। माहौल पर यकलक सख्ता सा तारी हो गया था, क्योंकि इमरान हकीकतन यकीनी मौत से बाल बाल बचा था। कार रुकते ही उसका दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की जिसके बाल उसके कांधों तक थे और जिसने जींस की पतलून और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, मुस्कुराती हुई नीचे उतरी और फिर वो इमरान की तरफ बढ़ी। वेल डन मिस्टर वेल्टन, आज पहली बार मैंने इंसान को बगैर परों के उड़ते हुए देखा है। तुम्हें तो किसी सर्कस में होना चाहिए था। लड़की ने हंसते हुए इंतहाई शौक लहजे में कहा और उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये सब कुछ उसके लिए किसी दिलचस्प तमाशे से ज्यादा हैसियत न रखता था।